एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाथवे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, जो कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में जब हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसी में एक टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें सिर्फ हम उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझेंगे बल्कि वो ग्राफ कैसे बनता है और इक्वेशन कैसे बनी है उसको हम डील करेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक जर्मन नेचुरलिस्ट है, यानी कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। तो इनका नाम ऑफ कोर्स आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब ये साउथ अमेरिका के जंगल में यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जब ये एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से एरिया का और स्पीशीज रिचनेस का एक रिलेशनशिप होता है। तो उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने ग्राफ बनाया था और उसी को हम समझ रहे हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है इक्वेशन को समझना। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना और आपको बिना इस इक्वेशन को रटे आप अपने आप इस इक्वेशन को अपने आप डिराइव कर लेंगे। देखिए, इन्होंने बताया, अलेक्जेंडर ने बताया कि जब भी हम किसी एरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हर एक एरिया में कुछ ना कुछ स्पीशीज रहती है, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज है चाहे वो एनिमल की स्पीशीज है। तो ये जो स्पीशीज रिचनेस है, किसी एरिया में कितनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसी को हम स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं। तो स्पीशीज रिचनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आपको पता है कि एक चीज़ अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इसको इंक्रीज कराएंगे तो ये भी बढ़ेगा, राइट। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A। यहाँ पे S क्या है? स्पीशीज रिचनेस, कि हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं और उस एरिया को हम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे हमें उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में एनसीईआरटी में लिखा गया है। लेकिन क्या हमेशा एरिया के बढ़ते हुए, एरिया के इंक्रीज करते करते वो स्पीशीज रिचनेस क्या हमेशा बढ़ती जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या वो किसी यूनिवर्स के बाहर भी वो बढ़ती जाएगी, इतना बड़ा एरिया हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया अलेक्जेंडर ने कि किसी एक लिमिट तक ही हम स्पीशीज रिचनेस को बढ़ा सकते हैं एरिया के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे S यानी कि स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू कैपिटल C विच इज कांस्टेंट, एंड ये A की पावर Z है। A तो एरिया है और जो Z होता है वो एक्चुअली में Y इंटरसेप्ट होता है। ये अभी लाइक स्टीपनेस ऑफ लाइन होती है, ये मैं अभी आपको ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे लोग लेना। देखिए, अब डायरेक्टली ना मैं आपको इस ग्राफ पे लेके आती हूँ। जब अलेक्जेंडर ने दो चीज़ों का रिलेशन देखा, देखिए जब हमेशा एक्स एक्सिस पे एरिया आता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे एरिया आएगा और वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस आती है, राइट। एरिया और स्पीशीज रिचनेस को आपने इस तरीके से लिखना है। अब क्या किया, ये जो ब्लू कलर का आप ये कर्व देख रहे हो, ये हाइपरबोलिक कर्व है, राइट। ये हाइपरबोलिक कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन क्या है? इस कर्व की इक्वेशन है जो अभी हमने डिराइव की, यानी कि S विच इज स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू कांस्टेंट A टू द पावर Z, यानी कि एरिया की पावर Z है यहाँ पे। उसके बाद जब हमने इस कर्व क्या है? हाइपरबोला। ये हाइपरबोलिक कर्व जो है जो कि इस इक्वेशन के लिए है, जब हमने इस इक्वेशन का लोगरिथम लिया, देखिए कैसे लेना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आती, लेकिन फिर भी जो दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे देखो, कैपिटल C यानी कि कांस्टेंट और एरिया क्या है? मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो हमें लोग लेते टाइम इनको प्लस में लेना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे S के आगे लोग लिख दिया है, यानी कि लोग S इज इक्वल टू विच इज लोग C प्लस लोग A। और जो Z जो पावर में है, जो हमेशा चीज पावर में होती है वो हमेशा आगे आ जाते हैं, यानी कि लोग A के सामने Z आ गया, राइट। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो प्लस में हो जाते हैं, जो पावर में है वो आगे आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आगे लोग लगा देना है, लोग C प्लस A Z आगे आ जाएगा एंड लोग A, राइट। तो ये आपकी एक लोगरिथम इक्वेशन हो गई। अब इसको देखिए, ये जब इक्वेशन आई ना तो इस इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनी, राइट। जब इस इक्वेशन को हमने बनाया,
लोगरिथम निकाल के, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। देखिए स्ट्रेट लाइन इस रेड मैंने कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो ये हमारे पास log स्केल है। इस इक्वेशन की लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब क्या हमें इतनी ही बात समझनी थी? नहीं। देखिए इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है इस टॉपिक के अंदर कि हमें सिर्फ इतना नहीं है कि एरिया के साथ बढ़ते, जितना ज़्यादा हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें इस टॉपिक में हमें इस ग्राफ को अच्छे से समझना है। देखिए जब भी आप इस लोग वाली लाइन, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि ये एक इस इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमने समझी है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी एक स्टीपनेस होती है। देखिए जब भी हमारे घरों में स्टेयर्स होती है तो स्टेयर्स क्या होते हैं, कुछ बहुत ही खड़े होते हैं। जो ज़्यादा खड़े हैं इसका मतलब वो उतने ही ज़्यादा स्टीप है। सिंपल सी बात ये है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जो जितना ज़्यादा स्टीपर लाइन होगी, देखिए हर एक अलग एरिया की, जैसे हम किसी एक कंट्री की बात कर सकते हैं, हम किसी एक छोटे से रीजन की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं किसी बड़े कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड कुछ गिवन है। जैसे कि इकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो हमारे पास रीजन होते हैं उनमें जो जेड लाइन की वैल्यू जो कंसीडर की गई, जिस रेंज में कंसीडर की गई, वो 0.1 से 0.2 थी। लेकिन अगर हम किसी बहुत ही बड़े एरिया, यानी कि अगर हम किसी एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करें, तो उसमें ये जो आपकी ये रेड वाली लाइन है, ये एक्चुअली वैल्यू ऑफ जेड को इंडिकेट करती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.6 से 1.2। यानी कि जितने ज़्यादा बड़े एरिया को हम एक्सप्लोर करेंगे, स्टीपनेस ऑफ लाइन उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, पहली बात तो ये है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है आपके एनसीईआरटी में कि जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में जो हमारे फ्रूगीवोरस, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हमारे पास फ्रूगीवोरस बर्ड्स है, यानी कि जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है और जो मैमल्स होते हैं, उनके लिए दिस वैल्यू ऑफ जेड इज फाउंड टू बी 1.15, राइट। इट इज 1.15, राइट। ये किसके लिए? ये टेम्परेट जोन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ट्रॉपिकल एरिया के लिए दिया हुआ है। तो आपके पास इस तरीके से ये वैल्यू डेटा है जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है। अब आप देखिए बिल्कुल टॉपिक के लास्ट में एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू द स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो पॉइंट्स में डेटा गिवन है, इन पॉइंट्स के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में जो स्टीपर स्लोप्स है, ये जो स्लोप है, इनका मतलब क्या है? देखिए अब मैं दूसरे कलर से आपको ये बताती हूँ कि जो स्टीपनेस है वो किस तरीके से हमें ये बताता है कि स्पीशीज रिचनेस कितनी है। अगर मान लीजिए ये स्टीपनेस इतनी ही है, तो अगर कोई एरिया, मान लीजिए हमारे पास हमने इतना एरिया कवर किया, राइट, और ये जो एरिया है इसी के ही परपेंडिकुलर हमें वाई एक्सिस पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो एरिया आया ना पूरा का पूरा, ये क्या बताता है कि इतने एरिया में स्पीशीज रिचनेस इतनी है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अब मान लीजिए अगर हमारी ये जो लाइन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाती, इसका मतलब ये रेड लाइन अगर कुछ ऐसे हो जाती तो ऑब्वियसली ये स्टीपनेस बढ़ जाती ना। तो स्टीपनेस बढ़ने से क्या होता? स्टीपनेस बढ़ने से देखो, ये देखिए, स्टीपनेस बढ़ने से ये होता कि इतने एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, राइट। अगर स्टीपनेस कम होती जाती है तो इसका मतलब स्पीशीज रिचनेस कम हो रही है। अगर स्टीपनेस बढ़ती जाती है तो इसका मतलब क्या है कि कम एरिया में डाइवर्सिफाइड जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है वो उतनी ही ज़्यादा, यानी कि स्पीशीज रिचनेस उतनी ही ज़्यादा है। तो आई होप इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीपनेस या किसी भी स्लोप की स्टीपनेस का मतलब क्या होता है, वो क्या बताता है, वो इंडिकेट करता है उसकी रिचनेस। जितनी ज़्यादा स्टीप होगी स्लोप उतनी ही ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, राइट। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।